बच्चों, आज हम लोग फिर से है क्लास 7 में। इतिहास हमारा सब्जेक्ट है और ये है मुगल साम्राज्य। हमने पिछले क्लास में इस मुगल साम्राज्य पाठ का पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर हुमायूं स्थापना के बाद बाबर द्वारा स्थापित किया गया और हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन के बारे में हमने चर्चा किया था। किस तरह से उन्होंने अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया, किस तरह से आगे बढ़ाया। बीच में हमने देखा था कि हुमायूं के बाद शेरशाह ने हुमायूं को हरा के चौसा और कन्नौज के 2 युद्धों में हुमायूं को हरा के 1540 में इसने शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, हमने ये देखा था। और 5 साल की इनकी शासन थी और इनकी मृत्यु हो जाती है एक लड़ाई में। इस तरह से शेरशाह का शासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत जानकारी रखेंगे, क्योंकि शेरशाह भारत का एक ही ऐसा शासक माना जाता है जो बहुत ही दूरगामी सोच रखता था, बहुत आगे के सोचता था। मात्र 5 साल का शासन के द्वारा उसने जो भी अपना एक छाप छोड़ा वो काबिले तारीफ था। इस वजह से इनके प्रशासन पे विशेष चर्चा इतिहासकारों ने किया है और इस पे हम भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसके बारे में जानें। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि शेरशाह का पहला का नाम था फरीद खां। ठीक है, इसके पिता का नाम था हसन खां। ये पिता इसके थे जमींदार थे। बिहार में एक सूबेदार था बहादुर खान लोहानी, इसके सूबेदार इसके जमींदार थे इसके पिता हसन खां का यह पुत्र था। एक दिन ऐसा स्थिति आया कि लोहानी जो था बहादुर खान लोहानी उसको जंगल में घूम रहे थे और एक शेर ने हमला कर दिया। और शेर ने जब हमला किया तो शेरशाह ने उनको उस शेर से बचाया था और शेर को मार डाला था उसके सामने काफी बहादुरी से। उसी समय लोहानी जो थे बहादुर खान लोहानी, इनका नाम रख दिया शेर खां और इसका काफी मान सम्मान होने लगा इनके राज्य में, लोहानी के राज्य में। और लोहानी की मृत्यु के बाद इसने क्या किया, शेर खां ने उसके ही साम्राज्य पे अपना स्थापित कर लिया और उसकी विधवा से शादी भी कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि अपना खुद का एक साम्राज्य हो गया, खुद का एक इसका शासक बन गया और इसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। पहले चुनार का क्षेत्र जो था, वहां चौसा पड़ता है, जगह का नाम है, वहां पे उसने हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद कन्नौज में एक और युद्ध हुई और उस कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा और वो ईरान में जाके शरण लिया। और इस तरह से क्या किया, दिल्ली का शासक बन गया शेर शाह। अपना ये उपाधि शाह का उपाधि धारण कर लिया और अपने आप को शेर शाह कहा और ये दिल्ली का शासक बन गया 1540 में। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने इसकी चर्चा की थी पहले, लेकिन एक झलक मैंने फिर से आपको दोहरा दिया। अब हम लोग आते हैं इनका प्रशासन के बारे में। इसने किस तरह के अपने प्रशासन व्यवस्था रखा था। इनको माना जाता है कि शेरशाह जो थे, ये सारे निर्णय, जो भी निर्णय इनका होता था, शेरशाह का जो निर्णय होता था वो सारा अपना होता था, लेकिन किन्हीं दूसरे के निर्णयों पे नहीं जाते थे। मंत्री इसके आदेश का पालन करता था, मंत्री का ये सलाह कम लोग से लेते थे और मंत्रियों को शेरशाह का प्रशासन क्या था, मंत्री वो सिर्फ ये आदेश देते थे और उसको मंत्री को कार्य करना पड़ता था। साथ ही जितने मंत्रालय इनके थे, जितने इनके भी मंत्री कार्य करते थे, सारे मंत्रियों का मुख्य कार्यों का खुद से निगरानी करते थे। और साथ ही क्या करता था कि सभी रिपोर्टों को, जो भी रिपोर्ट आते था इसका शासन में, सबका एक खुद से अध्ययन करता था, पढ़ता था। तो इसके वजह से क्या है कि इसके साम्राज्य में हर विभाग के मंत्री से लेकर पदाधिकारी सारे लोग इसके अंडर रहते थे और इससे कभी कोई
कोई घोटाला या कोई झूठ सच करने की स्थिति में कोई रहता नहीं था, क्योंकि सारे विभागों में खुद का निगरानी था। हमने बताया था, पहले एक बार चर्चा किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने व्यवस्था के अंदर घोड़ों को दागने का और सिपाहियों का हुलिया का व्यवस्था किया था कि सिपाही का हुलिया क्या होगा, सैनिकों का, और घोड़ों को दागने का प्रथा लाया था। ये प्रथा बीच में शिथिल पड़ गया था, लेकिन स्नेह शाह ने ये कारगर लगा तो शेर शाह ने इस प्रथा को फिर से लाया कि घोड़ों को दागा जाएगा उसको पहचान के लिए, और सिपाही का एक होलिया, पुलिस सैनिक का एक होलिया होना चाहिए। और इसने क्या किया कि अपने सैनिकों का नगद वेतन देना शुरू कर दिया कि वेतन सबको नगद मिलेगा, कोई किसी को जागीर वागीर नहीं मिलता था, कोई भूमि नहीं मिलता था। साथ ही भूमि में बहुत ही सुधार इसने किया कि सारे किसानों को पट्टा दिया, और पट्टे में कितना कर लिया जाएगा, टैक्स आपका कितना होगा, और किसके नाम से पट्टा है, उसकी सारी चीजें, क्षेत्रफल कितना है, कितने बड़ा खेत है या कितना बड़ा जमीन है, ये सारी चीजों का एक ब्यौरा, लिखित ब्यौरा इसने सारे किसानों को दिया। उससे क्या होता था, कहीं कोई गड़बड़ी का चांस ही नहीं था, कोई किसी से लिखा हुआ चीज रहता था तो कोई ज्यादा उस किसी से मालगुजारी ले नहीं सकता था, और ज्यादा कोई घोटाला नहीं कर सकता था, और सरकारी खजाने में, राजा के खजाने में जमा भी करना पड़ता था। इस तरह से ये सारी चीजें इस तरह से लाया। न्याय व्यवस्था में क्या करता था, ये न्यायिक व्यवस्था में भी जो खास न्यायी हो खुद से देखता था। साथ ही साथ बुधवार को जो शाम का समय होता था, ये स्वयं ही बैठता था सभी जनों के लिए, जो भी दरबार में आता था कोई भी आदमी अपने फरियाद सुना सकता था, और उसकी फैसला एकदम से न्यायपूर्ण होता था, कभी कोई अन्याय नहीं की जाती थी। इनके व्यवस्था में बोला गया था, शेरशाह के शासन व्यवस्था के अंदर, कि कोई भी 60 साल से ऊपर की बुढ़िया भी एक टोकरा अगर सोना अपने माथे में लेके कहीं घूमने निकल जाती है, तो किसी भी चोर उचक्के का हिम्मत नहीं था कि उस बुढ़िया से उस सोने की टोकरी को छीन ले। तो ये इसको कहते हैं शासन व्यवस्था और चोर उचक्कों का डर। तो ये चीजें आज के जो सरकारें हैं, आज की जो हमारी व्यवस्था है, ये चीज उस शासन व्यवस्था, उस शेरशाह के शासन व्यवस्था से उनको सीखने की जरूरत है कि एक कोई भी आदमी बड़ा आराम से यहाँ कोई गुंडाई करके निकल जाता है और उसको सजा का इंतजार ही होते रहता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। शेरशाह के तुरंत फास्ट ट्रैक सजा होता था, तुरंत सजा, ये शेरशाह के समय होता था। साथ ही छोटे छोटे मामले होते थे गांव के स्तर में, वो ग्राम पंचायत से ही निपटा जाता था, पंचायत स्तर का उसमें व्यवस्था थी। शेरशाह के समय में व्यापार का बारे में कहा जाता है कि इसने पुरानी जितने सिक्के थे वो सारे हटा दिए थे, और नए सिक्कों का, सोना चांदी और तांबे का, नए सिक्कों का इसने निर्माण कराया। सिक्के दो तरह के होते थे इनके समय में, एक होता था चौकोर सिक्का, एक होता था गोल सिक्का। दो तरह के सिक्के होते थे। 23 पूरे अपने साम्राज्य में वो 23 टकसाल बनाए थे। टकसाल, टकसाल का मतलब होता है जहां पे सिक्के गढ़े जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे। ये 23 गो उनका टकसाल था, ठीक है, शेरशाह के समय। तो इसने दो तरह के सिक्के हमने बताया कि बनवाया था। साथ ही अपने सिक्कों पे अरबी लिपि का इस्तेमाल किया था इसने। अरबी लिपि, अरब की जो लिपि है उसका इस्तेमाल किया था। उसने अपना नाम लिखवाया था, अपना पद का नाम लिखवाया था, और जिस टकसाल से बना उस टकसाल का नाम भी लिखा जाता था, ताकि कोई इसका नकल या फर्जी बना न पाए। तो इस तरह की व्यवस्था थी। व्यापार के लिए इसने बहुत ही बड़ा वो काम किया कि अपने साम्राज्य में सड़कों का निर्माण कराया। उस जमाने के राजा इतनी सोच बढ़िया थी कि इतने बड़े बड़े सड़कों का निर्माण कराया। जो पेशावर, जो भी पाकिस्तान के एंड में पड़ता है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है पेशावर से लेके कलकत्ता तक एक रोड बनाया। जो रोड हमारे झारखंड से होकर भी गुजरता है, उस रोड का नाम था शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। जब अंग्रेजों ने इस पे कुछ इनके निर्माण में कुछ बदलाव लाया इसी रोड का, तो जिस अधिकारी ने किया काम, उसका
ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया, ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया इसको, इसी मार्ग को, शेरशाह सूरी मार्ग को, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं जीटी रोड। आप लोग सब सुने होंगे, ये राजगंज से होके गुजरती है हम लोग के क्षेत्र के आसपास से, इसरी से राजगंज, धनबाद के आसपास बरवड्डा से होके गुजरती है। तो ये जो रोड है जीटी रोड, जो आज हमारा मुख्य मार्ग है और भारत सरकार इस पे काम लगातार करा रही है, इस रोड का नाम भारत सरकार ने NH2 दिया है, यानी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी ने काम किया था और इसी सड़क को बाद में अंग्रेजों ने बनवाया, उसका नाम जीटी रोड रख दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड, और भारत सरकार ने उसका नाम कर दिया नेशनल हाईवे नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से ये रोड बनाया था और इस तरह से और भी रोडें बनाए थे इसने, शेरशाह ने। शेरशाह अपने रोड में अपने जो मार्ग बनाए थे, उस मार्ग के अंदर सबसे बड़ी बात है कि सराय बनवाए थे। सराय मतलब जो भी राहगीर आएंगे जाएंगे वो अपना बीच में आराम कर सकते हैं, अपना सुस्ता सकते हैं। वहां पानी आदि का व्यवस्था रहता था, सुरक्षा का व्यवस्था रहता था, एक घोड़ा वाला वहां रहता था, घुड़सवार रहता था, और डाक विभाग का भी काम आदमी को होता था कि कोई माल, डाक, चीजें, संदेश आने जाने का काम भी उन सरायों के द्वारा होता था। माना जाता है कि 1700 सराय शेरशाह ने रोड के काम किनारे 1700 सराय बनाए थे राहगीरों के लिए और अपने शासन व्यवस्था को दुरुस्त चुस्त करने के लिए। वहां पे सुरक्षा भी होता था ताकि कोई चोरी चमारी उचक्का इसको कोई तरह के नुकसान न पहुंचा पाए। तो सोचिए इस तरह की व्यवस्था शेरशाह के समय में था। इसने सिर्फ रोड ही नहीं बनवाया, इसके अलावे इसने बहुत से अन्य काम किया, बहुत से भवनों का भी निर्माण कराया और अस्पताल का निर्माण कराया। ठीक है, तो इस तरह से इसने देखा कि 5 साल का अपना जो शासन व्यवस्था इसका था, एक राजा के स्तर से देखा जाए और उस जमाने के स्तर से देखा जाए तो एकदम से आधुनिक सोच था, आधुनिक तरीके से वो चाहते थे कि इस भारत को, चाहे अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को एकदम विस्तार करे और अपने सारे नागरिक यहाँ खुशी से, आराम से, कायदे से रह पाए। इसीलिए एक इतिहासकार थे बुजले हैग। ठीक है, बुजले हैग एक इतिहासकार है। इसने कहा कि भारत का महानतम शासक में से था शेरशाह। मात्र 5 साल का शासन, आज के प्रधानमंत्रियों को 5 साल का शासन बहुत कम पड़ने लगा है, लेकिन ये शेरशाह ने 5 साल के शासन में जितनी काम कर दिया ये कहने लायक है और जानने लायक है। तो ये हमारा शेरशाह का ये शासन व्यवस्था था और इसी के कार्य, शेरशाह के जो किए हुए कार्यों के को आगे मुगल, इसीलिए मुगल के साथ ही हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, आगे मुगलों के लिए काफी, मुगल इसके बाद हुमायूं के बाद जस्ट अकबर आ गए और अकबर भी अपना मतलब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहा, जिससे ये और ज्यादा उन्नति की तरफ बढ़ता रहा। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं शेरशाह के बाद कि मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, कहां तक हुआ मुगल साम्राज्य का विस्तार। तो शुरुआत तो हुआ था दिल्ली से, बाबर ने दिल्ली से शुरुआत किया था। हुमायूं तो कुछ ज्यादा साम्राज्य फैला नहीं पाया, अकबर ने अपना साम्राज्य को अच्छा खासा फैलाया। उत्तर भारत, राजस्थान से लेकर के बंगाल, आसाम तक, इस क्षेत्र तक, और दक्षिण भारत में बरार, खानदेश तक भी, खानदेश और क्या कहते हैं अहमदनगर, ये सारे प्रदेश को भी इसने अपने शासन के में ले आया था। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आप अगर मानचित्र में देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कितना बड़ा क्षेत्र था। ये हमारा इस तरफ पेशावर है, मेरे अंगुली की तरफ देखिए पेशावर, ठीक है, ये अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है। ये पूरे क्षेत्र में, ये यहाँ से ये पूरे क्षेत्र में यहाँ ऐसे करके था और इतने बड़े क्षेत्र में, यहाँ गोंडवाना का लैंड है, झारखंड क्षेत्र थोड़ा कुछ भाग था जो नहीं था शुरू में। इस भाग में
अकबर ने इतनी शासन अपना फैला चुका था। ठीक है, तो ये था हमारा, ये जान लीजिए कि अकबर के समय शासन व्यवस्था काफी लंबी पड़ी। माना गया है कि अकबर से लेकर के औरंगजेब तक कुल भारत में इनका जो राज्य था, राज्यों का जो अपना स्थापना इसने किया था, मुगलों ने साम्राज्य में प्रांत बनाए थे, वो प्रांतों की संख्या था 21। आज प्रांतों की संख्या कितना मान लीजिए, 28, 29। ठीक है, 29 या 28। अभी जम्मू कश्मीर को अभी रखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश रख दिया गया है, इसलिए मैं ये बात को थोड़ा कम कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को फुल राज्य का दर्जा मिल जाएगा, उसके बाद से पुनः 29 हो जाएगा। तो 21 उस समय प्रांत हो गया था मुगलों के काल में। अफगानिस्तान में एक प्रांत था, उत्तर भारत में 14 प्रांत थे, और दक्षिण जो दक्कन का क्षेत्र था वहां पे 6 प्रांत थे। इस तरह से कुल मिला के 21 प्रांत थे। बीजापुर, गोलकुंडा सारे क्षेत्र में इनका साम्राज्य फैल गया था। ये था इनका साम्राज्य का विस्तार। अब हम लोग आगे देखते हैं इनके व्यवस्था के अंदर कि ये लोग आर्थिक व्यवस्था कैसा था। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पे अगर हम आए तो देखते हैं कि ये लोग करों का एक नियंत्रण था। बहुत ज्यादा कर नहीं लिए जाते थे, करों में बहुत माने सामान्य नियम कानून के अंदर था। साथ ही अधिकारियों का और मंत्रियों का एक अपना अपना जवाबदेही था। एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था वजीर। वजीर का मंत्रब भी ऐसे होता है, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री जो है सो वजीर। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को वजीर आला बोलते हैं, तो वही वजीर का मतलब यहां था प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अकबर के समय 2 भाग में इसको बांट दिया गया था। एक को वकील बोल दिया गया था और दूसरे को जो वित्त विभाग को संभालते थे उसको वजीर कह दिया जाता था। 2 विभाग में अकबर ने अपने इस प्रधानमंत्री को 2 पार्ट में बांट दिया था। तो इस तरह से वित्त विभाग मुख्य रूप से वजीर के पास होता था, और सारे राज्य के अंदर जितने राजस्व, जितने धन दौलत का हिसाब किताब और उसकी जो व्यवस्था रखनी थी, इसका काम वजीरों का था। दूसरा एक पद होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी का ये वेतन वाला पदाधिकारी था, उसको वेतन मिलता था, और ये था सैनिक भर्ती और सैनिक रखने और सैनिक के खाना पीना रखना, ये सारी चीजों का जवाबदेही, घोड़े हाथियों का रखने की व्यवस्था और उनके खाने आदि का व्यवस्था मीर बख्शी के हाथों होता था। कहने का मतलब अभी का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो रक्षा मंत्री, वो कहीं ना कहीं मीर बख्शी का रूप में था। एक उस है था सद्र उस सुदर। ठीक है, ये था एक मंत्री था। ये धार्मिक कार्यों को, धर्म के से संबंधित चीजों पे ये ध्यान रखता था। साथ ही ये दान पुण्य कितना किया जाएगा, इन बातों पे ध्यान रखता था कि कहाँ दिया जाना चाहिए पैसे, कहाँ किनको वजीयत दिया जाना चाहिए, है ना। धार्मिक चीजों पे ध्यान रखता था। तो ये मुख्य पद थे। मुगलों के समय, विशेष करके अकबर के समय ही एक व्यवस्था आया, उसको कहते हैं मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, ये मुगल को जानने के साथ साथ आपको इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्द जो है मुगलों से काफी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमने बताया था इल्तुतमिश के समय इक्तादारी व्यवस्था लाया गया था, एक पद था, उसी तरह का ये भी मनसबदारी व्यवस्था था। ये है, इस शब्द का अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है पद। ठीक है, ये पद है, पद समझते, पोस्ट। इस पे 2 तरह की पावर था। ये पद पे 2 तरह का पावर था। एक पावर को कहते थे जात, और दूसरा पावर था वो कहते थे सवार। ध्यान दीजिएगा,
मनसबदारी को समझना बहुत जरूरी है। ये पद था एक, इस पे दो तरह के पावर थे, शक्ति थे इसमें, एक जात, दूसरा सवार। जात का मतलब कि वो कितना सैनिक रख सकता है। जिस व्यक्ति को मनसब दिया जाता था वो सैनिक कितना सैनिक रख सकता है अपने अधिकार के अंदर। और सवार का मतलब था कितना घोड़ा रख सकता है। ठीक है, सैनिक कितना रख सकता है और घोड़ा कितना रख सकता है। कहने का मतलब अगर किसी को 1000 मनसबदारी दिया गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसका था कि वो 1000 सैनिक और 1000 घोड़े, कई बार कम बेसी हो जाता था, सवार कम किया जाता था और जात ज्यादा कर दिया जाता था। जात किसी को ज्यादा मिल जाता था, सवार कम मिल जाता था। इसी तरह से 1500 मनसबदार, 1000 मनसबदारी, 10,000 मनसबदारी भी होता था। किसी बड़े बड़े मान सिंह सबको 10,000 मनसबदारी मिला था, यानी 10,000 सैनिक और 10,000 घोड़ों को रखने की उसको पावर था, अधिकार मिला था। तो ये था, इसमें सिर्फ रखना नहीं, इन व्यवस्थाओं को रखने के साथ साथ इसकी जितने राशन पानी खाना पीना इसकी हिसाब से सारी चीज दी जाती थी। तो ये था मनसबदारी व्यवस्था। ये उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मुगलों को जाने, मुगल शासन को जाने, मनसबदारी व्यवस्था को नहीं जाने तो समझिए हम बहुत कम जाने। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक आता है खान समा। ये पद था खान समा। ये पद क्या था कि ये बादशाह का एक गृह विभाग था। मतलब अपने महल के अंदर जो आवश्यकताएं थी, ये इसी व्यक्ति, चाहे यही जो इसका जो हेड होता था, ये प्रमुख अधिकारी जो होता था, इस अधिकारी के द्वारा ही देखा जाता था। जैसे वहां पे जो भी खाने से लेकर के अन्य चीजों की जो भी जरूरत पड़ेगी, उसके कर्मचारी, नौकर, चाकर, ये सारे चीजों का देखभाल करने का पदाधिकारी होते थे, उसका नाम था खान सामा। ठीक है, अगला पद था, उसको कहते थे काजी। काजी, जैसा कि काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, काजी उल उजात, इसको मुख्य न्यायाधीश बोलते थे। तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश था, और भी काजियां होते थे। वो सारे, इनका काम था किसी भी झगड़े, किसी भी विवाद को निपटारा करना, लेकिन निपटारा होता था इस्लामिक कानून के आधार में। अगला एक और पद होता था, उसको कहते थे दारोगा। दारोगाए डाक, दारोगाए डाक। ये चौकियों में, सरायों में दारोगा रहता था। एक तरह से थाना समझ लीजिए जो था, वही व्यवस्था थी। और डाक विभाग भी इसी के अंदर चलता था। कोई भी सूचना, गुप्तचर विभाग, गुप्त सूचनाएं आना जाना, ये राजा को पहुंचाने की व्यवस्था दारोगाए डाक द्वारा होता था। एक होता था मीर आतिश। मीर आतिश, मीर आतिश का मतलब होता था, एक पद है, एक मंत्री होता था जो तोप खानों को, सैनिक के अंदर रहता था। ये तोप खानों को, यानी तोपों को, इसके अंदर तोप खाने रखे जाते थे। आर्थिक व्यवस्था के अंदर हम लोग और अगर देखें तो ये लोग, मतलब उस समय बहुत से ऐसे शहर जो थे विकसित हो गए थे, जैसे आगरा, फतेहपुर, लाहौर, बुरहानपुर, अहमदनगर, बनारस, पटना, काबुल, राजमहल, हुगली, बर्धमान, ढाका, चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। तो इस तरह से इन में व्यापारिक शहर विकसित हो गए थे। इन शहरों का उत्थान हो गया था। जो वस्तुओं का विशेष करके यहाँ दूसरे देशों से यहाँ आता था, वैसे वस्तु थे, सूती कपड़े आयात होता था। वो था सोना, घोड़ा, हाथी का दांत, बहुमूल्य पत्थर और मखमल और इत्र, इन चीजों का आयात होता था। और निर्यात होता था सूती कपड़े, काली मिर्च, मसालों का देश बोला जाता है भारत को, तो मसाले हमेशा यहाँ से दूसरे देश जाता था।
इस तरह से यहाँ का व्यापार आदि होता था। सोना चांदी का इनका अपना ये था, क्या कहते हैं, जेवर उवर सब, हाथी दांत, ये सब का जेवर सब बनता था यहाँ। ये था हमारा मुगलों का आर्थिक व्यवस्था। थोड़ा हम लोग चर्चा करना चाहेंगे विशेष करके अकबर। अकबर एक महान शासक था। अकबर महान कैसे था? अकबर जो था एक महान शासक था। इस बात को जरा समझिए, अकबर क्यों महान था? लोग मानते हैं तो कुछ तो बात होगी। महान इसलिए था कि भारत के जो व्यवस्था थी, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और रीति रिवाज, इन चीजों को इसी अनुरूप में मान के चलना और सारे चीजों को समाहित करने की जो प्रयास इसने किया, इस वजह से अकबर को महान शासक माना जाता है। कि भारत में हिंदू देश था, हिंदुओं की संख्या हमेशा ज्यादा रही है, अन्य भी धर्म के लोग थे, और सभी धर्मों के लोगों का एक समन्वय स्थापित करने की जो इसने प्रयास किया और सफल प्रयास किया, जिससे सभी लोग संतुष्ट, खुश और किसी को किसी तरह की परेशानी और आपसी झड़प, लड़ाई, चाहे द्वेष भावना नहीं रहना, एक राजा के लिए बहुत ही बड़ा काम होता है कि उसके नागरिक सारे अपने सिस्टम को, अपने सामाजिक रीति रिवाजों को अनुकूल अगर जी पाए या जीवन यापन कर पाए, तो किसी भी प्रशासक के लिए महानतम माना जाता है कि उसी हिसाब से चल पाए। तो जो उसकी है उसके जबरन किसी तरह की बदलाव न किया जाए। जो बदलावें, जो कृतियां हैं, उनका हटाने का अलग बात है, लेकिन जो अच्छे प्रचलन है उन प्रचलनों पे कभी किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जाए। ये काम राजा अकबर ने किया था। ये चीज अशोक के समय में, अशोक महान माना जाता था। इसी तरह से अशोक सम्राट, महान सम्राट इसीलिए कि अशोक भी इसी तरह से लोगों का समन्वय रख के, स्थापित करके, सबको खुश रख के, प्रजा खुश रहे तो ही राजा महान हो सकता है। तो प्रजा खुश होने वाली बात की स्थिति में जहां तक अकबर की थी, अकबर ने लड़ाइयों को कई बार टाला, समझौता पे लाया। इसने मान लीजिए महाराणा प्रताप पे लड़ाई शुरू किया था, लेकिन ज्यादातर लड़ाइयां जो था राजस्थान के अंदर, कई तरह के समझौता या वैवाहिक संबंध, आपसी रिश्ते बना के उसको एक साम्राज्य को अपना स्थापित किया, फैलाया। साम्राज्य फैलाने में उसने वैवाहिक ये रखा, अपना खुद का शादी या अपने किसी पुत्र या किसी का शादी किसी राजा की पुत्री से करा के एक संबंध बना के, और इस तरह से अपने आप को उन क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम इसने किया। तो इस तरह से कई लड़ाई झगड़ों को भी कम किया। धार्मिक उदारता बहुत प्रमुख था इसके लिए। धार्मिक उदारता कहने का मतलब, बहुत से ऐसे राजा थे जो हमने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक था, जो बहुत अच्छा था मुसलमानों के लिए। मुसलमान जो भी धर्म मानते थे उनको बहुत दान पुण्य करता था, उनको मदद करता था, बेटियों की शादी में भी दहेज तक दे देता था, ठीक है, और दान पुण्य भी बहुत करता था। तो सिर्फ आप धार्मिक द्वेष तो है कहीं ना कहीं, आपका प्रजा सिर्फ आप मुसलमानों को मान रहे हैं, हिंदुओं को नहीं मान रहे, तो वो स्थिति उसके अंदर थी। लेकिन अकबर वैसा नहीं था। अकबर सभी लोगों के लिए बराबर मानता था। ये धार्मिक उदारता इसका सबसे प्रमुख उदाहरण था। धार्मिक उदारता की क्या था, तीर्थ यात्रा कर एक लगता था, इसको इसने माफ करा दिया कि तीर्थ यात्रा करने वालों को अब किसी तरह का कोई कर नहीं लगेगा। इसने जजिया कर, जो भी हिंदू रहेंगे उसको एक विशेष प्रकार का कर देने पड़ता था। ये चलता था पहले जमाना से, जब से मुस्लिम शासक लोग आए जजिया कर लगा दिया गया था। तो जजिया कर जो था मुस्लिम हिंदू लोगों को देना पड़ता था, अलग से एक कर जो मुसलमानों को नहीं लगता था। इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। इसने और भी काम किया कि सभी धर्मों के विद्वानों को बुला के बीच बीच में वार्ता कराता था कि धर्म में क्या कहता है, इस धर्म में क्या कहता है, और उसने एक समन्वय स्थापित करने का कोशिश किया। और उसी प्रयास के तहत
एक इबादत खाना बनाया, इबादत, जो इबादत खाना था इसका, उसके अंदर एक इसने विशेष धर्म का, एक सभी धर्मों को मिला के एक नया धर्म स्थापित करने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा प्रयास था, भले ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसका नाम इसने दिया दीने इलाही। दीने इलाही का एक धर्म, नया धर्म बनाया इसने, जो सभी धर्मों के लोग उस पे, मतलब इस पे आ सकते थे। सभी धर्मों का निचोड़ निकाल के और सभी धर्मावलंबियों को मिला के, सबके विचारों को मान के एक नया धर्म बनाने का, स्थापित करने का जो प्रयास किया, लोग नहीं माने इसको। बाद में ये काफी, इसके अकबर के बाद इसकी कोई ज्यादा ये नहीं रहा, क्योंकि अन्य राजाओं ने इस पर ध्यान नहीं भी दिया और ये लास्ट में बंद हो गया। ये नया धर्म था। इसका अब पुरोहित बनाया अब्दुल फजल को, जो बीरबल का नाम आप लोगों ने सुना है। बीरबल भी दीन इलाही का सदस्य था, उसने इस धर्म को माना था। तो इस तरह से अकबर था। अकबर मुख्य रूप से पारसी भाषा का यहाँ पे अनुवाद के लिए ये किया, और भारत के जितने अच्छे ग्रंथ थे, रामायण, महाभारत और भी जितने अन्य धर्मों का ग्रंथ थे, सबका पारसी में अनुवाद करवाया, और सबको, ताकि सब लोग सभी भाषा में जाने और इसको समझे और इसकी लाभ उठा सके। तुलसीदास, सूरदास, इनका नाम आपने खूब सुना है। इन लोगों को संरक्षण, भले इनके दरबार में ये स्वीकार नहीं किए थे, दरबार में दरबारी नहीं थे, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं इनके अकबर के शासन काल में तुलसीदास, सूरदास को अपने भगवान, अपने इष्ट देव का वर्णन या चित्रण करने की एकदम से छूट थी। कहीं इनको कोई बाधा नहीं पहुंचाया जाता था, और इन्होंने कृष्ण और राम का काफी गुणगान लिखा, और इसका बाद में अनुवाद आदि भी हुआ। इस तरह से अकबर के काल में 9 रत्न थे, अपने 9 रत्न स्थापित किए थे। इन 9 रत्नों में से बीरबल को एक बुद्धिमान व्यक्ति में माना जाता था, कि एक बीरबल था। दूसरा तानसेन था, जो संगीत का महान सम्राट माना जाता था। अब्दुल रहीम खाना एक कवि था, ये 9 रत्नों में था। चौथा था टोडरमल, ये वित्त से संबंधित मामले और जमीन आदि का जो मामला था, राजस्व रखने का मामला था, ये टोडरमल द्वारा क्या था। राजा मान सिंह, जो प्रधान सैनिक था, ये भी इनका 9 रत्न में था। मुल्लाए दो प्याजा, ये था सलाहकार होता था। हकीमे हुक्माम, ये एक तरह से डॉक्टर भी था, और खानसामा था, जो खानसामा जो मैंने राजमहल के अंदर की व्यवस्था देखता था। अब्दुल फजल इतिहासकार था, और फैजी उसका राज कवि था। इस तरह से ये 9 लोग, 9 रत्न अपना बनाए थे, और इनकी सलाह मशवरा, इनसे बात करके ही सारे अपना साम्राज्य चलाता था। ये था हमारा मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी। हम लोग मुगल साम्राज्य के समय झारखंड क्या था व्यवस्था, वो हम लोग सभी चैप्टरों में जैसा कि देखते हैं। तो झारखंड को थोड़ा समझें। अब्दुल फजल ने, जो इतिहासकार था, झारखंड को खोखरा प्रदेश नाम दिया था। कहा उसने, उल्लेख किया था इसको खोखरा प्रदेश। नाम उस समय उसके इतिहास में इस नाम से देखा गया है। शेरशाह के समय में जो माघ जीटी रोड जैसा कि यहाँ से क्रॉस किया था, तो उस समय से इसका कहीं उल्लेख इसको मिला है तेलियागढ़ी। झारखंड का नाम तेलियागढ़ी के रास्ते ऐसा करके लिखा है। इस तरह से यहाँ पे मेदिनीपुर का जो राजा था, चेर राजा माना जाता था, मुगल मेदिनी राय मुगल का था, पलामू का राजा था। तो इस तरह से उस राजा का भी उल्लेख था, उसमें उसका राज था, नागवंशियों का भी राज था। और मुगल जो था वो बाद में, जो औरंगजेब के बाद जो झारखंड का क्षेत्र था, वो एक तरह से स्वतंत्र हो गया, मुगलों के अधीन नहीं रहा। तो ये था हमारा झारखंड की भी स्थिति। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अपनी जो मुगलों का पूरी व्यवस्था देख लिया। तो आप इसको एक बार बुक्स को जरूर पढ़िएगा वीडियो देखने के बाद, और क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिएगा।